बाद में देखते हैं टॉपिक संचारण की संचारण क्या होता है। तो संचारण वैसे आप सभी जानते हैं कि संचारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें धातुएं जो होती है वो अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है और धीरे धीरे इनके जो नष्ट होने का जो प्रक्रम है वो शुरू हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो संचारण का ही एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त भी हम संचारण के और भी काफी सारे उदाहरण हैं जो देखते हैं, जैसे कि चांदी की जो वस्तुएं होती है वो काली पड़ जाती है। ऐसे ही जो तांबे के बर्तन होते हैं उनके ऊपर आपको एक हरे हरे कलर की परत सी आपको उनके ऊपर दिखाई देती है या धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये सभी संचारण के कारण होता है। तो संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं। आपके घरों में या सर्वाधिक जगहों पर उपयोग में आने वाला लोहा बहुत जल्द संचारित हो जाता है और इसके संचारित होने का कारण होता है नम वायुमंडल। कहने का मतलब जब हवा के अंदर नमी अधिक मात्रा में होती है और लोहा उस आर्द्रता के संपर्क में आता है या उस नमी के संपर्क में आता है हवा के साथ में, तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत छा जाती है, ठीक है ना। यही उसको धीरे धीरे संचारित करती है, उसको नष्ट करती है और उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो ये जंग लगने की प्रक्रिया होती है। ऐसे ही जो चांदी होती है, चांदी जो होती है वो वायु के अंदर उपस्थित सल्फर से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है? चांदी वायु के अंदर उपस्थित सल्फर से क्रिया करती है और सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। किस पदार्थ का निर्माण होता है? सिल्वर सल्फाइड का निर्माण होता है। और सिल्वर सल्फाइड के कारण ही जो चांदी की वस्तुएं होती है वो कैसी दिखाई देती है? काली पड़ जाती है वो। इसके बाद में अगर हम बात करें कॉपर की, तो जो कॉपर है, तांबा, याद रखिएगा कॉपर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। कैसी कार्बन डाइऑक्साइड से? आर्द्र, जिसके अंदर हल्की सी नमी मौजूद होनी चाहिए। अर्थात कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे ये अपनी प्राकृतिक चमक को तो खो देता है और इसके ऊपर एक हरे हरे कलर की परत छा जाती है। तो जो संचारण की प्रक्रिया है ये इस प्रकार संपन्न होती है और इसमें धीरे धीरे जो वस्तुएं हैं वो खराब होने लग जाती हैं। जो धातुएं होती है आपकी वो धीरे धीरे नष्ट होती है। जैसे चांदी काली हो जाती है और कॉपर के ऊपर परत का छा जाना, हरी परत का छा जाना, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत का छा जाना, ये संचारण के उदाहरण हैं। अच्छा, अब इस संचारण से बचा कैसे जा सकता है? तो विभिन्न प्रकार के मतलब तरीके हैं जिनसे हम संचारण से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपन देखा जाए तो आप सामान्यतः आपके घरों में करते क्या है? लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे आपके घरों में लोहे के गेट लगे हुए हैं, तो आप उनको संचारण से बचाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? आप उनके ऊपर पेंट कर देते हैं। आपके घरों की जो जालियां होती है, जो खिड़कियां होती हैं, उनके ऊपर आप क्या करते हैं? पेंट करते हैं। और याद रखिएगा ये पेंट इन्हें संचारण से सुरक्षा देता है। संचारण से सुरक्षा किस प्रकार देता है? क्योंकि जब आप इनके ऊपर पेंट कर देते हैं तो पेंट करने के कारण इनके ऊपर पेंट की एक परत छा जाती है और लोहा उसके अंदर जो है सुरक्षित हो जाता है। और ये परत जो है पेंट की, ये उसे संचारण से बचाने का काम करती है, क्योंकि लोहा व अन्य वस्तुएं सीधे संपर्क में ही नहीं आ पाती बाहर के वायुमंडल के। इस कारण लोहा व अन्य धातुएं क्या रह पाती है? सुरक्षित रह पाती है। तो कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं? तो याद रखिएगा, हम पेंट करके संचारण से बचा सकते हैं वस्तुओं को। इसके अलावा आप तेल का उपयोग करके भी किससे बचा सकते हैं? संचारण से वस्तुओं को बचा सकते हैं। तो आप पेंट का उपयोग कर सकते हैं, तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीज लगाकर संचारण से बचा सकते हैं वस्तुओं को। तो इस प्रकार कुछ जो तरीके हैं इनका हम उपयोग करेंगे और उपयोग करके हम वस्तुओं को संचारण से बचा सकते हैं। तो आपको जो याद रखिएगा, जो याद रखने वाली चीज है मुख्यतः वो ये है कि जो चांदी होती है वो काली पड़ने का कारण क्या है? उसका कारण है वायुमंडल में उपस्थित सल्फर, जिसके कारण सिल्वर सल्फाइड बनता है। ऐसे ही याद रखिएगा कि कॉपर के ऊपर हरी परत छाने का कारण क्या है? तो वो है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में उपस्थित होती है, जिससे आपका जो तांबा है वो क्रिया कर लेता है, कॉपर क्रिया कर लेता है और किसका निर्माण करता है? कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। इस प्रकार पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को संचारण से बचा सकते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है अपने वो है संचारण। संचारण क्या होता है? तो पहले पाठ के अंत में विकृत गंधेदा के बाद में हमने थोड़ा सा संचारण को समझा था कि संचारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर धातुएं धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है।
जैसे कि लोहे पर जंग लगना इसका उदाहरण था। साथ ही चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना एवं जो तांबे के बर्तन होते हैं, तांबे के पात्र होते हैं, उनके ऊपर एक हरे हरे रंग की परत का चढ़ जाना, ये संक्षारण के उदाहरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें ये तीनों धातुएं धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो लोहे पर जो जंग लगने का कारण होता है वो होता है आर्द्रता, अर्थात जब वायु के अंदर नमी रहती है, बारिश के टाइम पे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में तेजी आती है। उसका कारण है कि वायु के अंदर नमी की मात्रा अधिक हो जाती है और लोहा जो है वो भाप से क्रिया करना पसंद करता है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में लोहे से बनी वस्तुओं पर जंग अधिक लगता है। ऐसे ही जो चांदी होती है, चांदी वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्रिया करती है और वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। चांदी को सिल्वर कहा जाता है और चांदी वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तांबे की, तो तांबा जो है वो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है और यही कारण है कि कॉपर कार्बोनेट के निर्माण के कारण उसके ऊपर धब्बे आ जाते हैं। ये तीनों ही जो प्रक्रियाएं थी, ये संक्षारण के उदाहरण थे। संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है वो काफी धीमी प्रक्रिया होती है, सालों चलने वाली प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो धातुएं होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती हैं। और संक्षारण अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लोहे से बनी वस्तुओं को प्रभावित करता है। यही कारण है कि हम जितनी भी लोहे की वस्तुएं वगैरह हैं उनको जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं एवं अन्य उपयोग मतलब बहुत सारे अन्य तरीके हम उपयोग में लेते हैं जिनसे कि हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकें। इसके अतिरिक्त तो और क्या तरीके हैं जिनसे हम धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका आप देखना चाहेंगे वो है पेंट करके। तो आप पेंट यदि कर देंगे तो जो लोहा है वो डायरेक्ट किसके संपर्क में नहीं आएगा? आर्द्रता के संपर्क में नहीं आएगा, वायु के संपर्क में नहीं आएगा। क्योंकि पेंट करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पेंट की एक परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसके कारण जो लोहा होता है वो अंदर सुरक्षित हो जाता है और हवा, वायु, नमी ये सब किसके संपर्क में आती है? केवल पेंट के संपर्क में आकर के ही रह जाती है। इससे लोहा जंग से बचा रहता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे तेल का उपयोग करके भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं, ग्रीस लगाकर हम संक्षारण को रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रक्रियाएं हैं जैसे कि यशद लेपन अपन पढ़ने वाले, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, ये सारी प्रक्रियाएं जंग से धातुओं को बचाने के लिए की जाती है। उसी में से एक है अपने यशद लेपन। कि यशद लेपन क्या होता है? तो देखिए, लोहे एवं इस्पात से जो वस्तुएं बनी होती है उनको जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे अपन ये जो जंग या जस्ते की जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया है इसी को यशद लेपन कहा जाता है। और यशद लेपन में यदि धीरे धीरे जो परत चढ़ी है जस्ते की, यदि वो नष्ट हो भी जाए, उसके बाद में भी धातुएं जो है वो संक्षारण से सुरक्षित रहती है, अर्थात उनके अंदर फिर ऐसा गुण आ जाता है कि वो संक्षारण से स्वयं का बचाव कर सके। यह यशद लेपन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इसके बाद में आपने देख लिया कि यशद लेपन क्या होता है कि लोहे में इस्पात को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक अर्थात जस्ता, जिंक को ही जस्ता कहा जाता है, जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। तो आपको ये यशद लेपन की परिभाषा याद होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम लोहे की बात करें तो देखिए, लोहा जो है वो शुद्ध अवस्था में अत्यंत नरम होता है और यदि उसको गर्म किया जाए तो सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। शुद्ध अवस्था में लोहा अत्यंत नरम होता है एवं यदि उसे गर्म किया जाए तो आसानी से उसको खींचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मजबूत चीजें तो लोहे से बनाई जा नहीं सकती क्योंकि वो तो बहुत नरम है शुद्ध अवस्था में। तो इसे कठोर एवं प्रबलता प्रदान करने के लिए इसके अंदर कुछ मात्रा में कार्बन मिला दिया जाता है। तो कार्बन मिला देने के परिणाम स्वरूप जो लोहा होता है वो कठोर एवं प्रबल बन जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इसे कठोर एवं प्रबल बनाने के लिए इसमें 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोहा जो होता है वो कठोर एवं प्रबल हो जाता है। इसके बाद में अगर यहाँ पर अपन देखें कि लोहे के साथ क्रोमियम व निकेल, यदि लोहे के साथ में क्रोमियम व निकेल मिला दिया जाए तो आपको स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। देखिए, लोहे के साथ में जब क्रोमियम एवं निकेल ये दोनों धातु यदि मिला दी जाए, इन दोनों का मिश्रण यदि लोहे के साथ कर दिया जाए तो उस स्थिति में जो नई चीज आपको प्राप्त होगी, जो नई धातु आपको प्राप्त होगी, असल में वो धातु नहीं, वो मिश्रातु होगी। और उस मिश्रातु को हम किस नाम से जानेंगे? स्टेनलेस स्टील के नाम से हम उसे जानते हैं। ये मिश्रातुएं क्या होती है?
तो मिश्रातुएं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है। जब एक धातु को गलित अवस्था में लाकर, अर्थात उसको पिघला लिया, उसमें उसको गलित अवस्था में ले आए, उसके बाद में उसके अंदर किसी और अन्य धातु का यदि मिश्रण कर दिया जाए, उसके अंदर दूसरी धातु को मिला दिया जाए, तो इस प्रकार जो एक नई वस्तु आपको प्राप्त होगी, दो धातुओं का जो आपको मिश्रण प्राप्त होगा, उसे ही मिश्रातु कहा जाएगा। तो याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला दिया जाए गलित अवस्था में ला करके, तो नई जो आपको वस्तु प्राप्त होती है, नई जो आपको मिश्रातु प्राप्त होती है, उसे अपन क्या कहेंगे? मिश्रातु कहेंगे। याद रखिएगा, इसे बनाने के लिए मूल धातु को पहले गलित अवस्था में लाना पड़ता है, अर्थात उसे पिघलाना पड़ेगा। तत्पश्चात उसके बाद में क्या किया जाता है, उसमें कोई अन्य जो भी दूसरी धातु आप मिलाने वाले हैं उसको एक निश्चित अनुपात में विलीन किया जाता है, तब जाकर के मिश्रातु प्राप्त होती है। तो मिश्रातु आपको समझ में आ गया कि भी दो अलग अलग धातुओं का मिश्रण होती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसे बनाने के लिए, यानी मिश्रातु को बनाने के लिए मूल धातु जो है आपके पास में, मान लीजिए आपको ये लोहे से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करना है, तो पहले आपको लोहे को इतना गर्म करना पड़ेगा कि वो गलित अवस्था में आ जाए, और जब वो गलित अवस्था में आ जाएगा तब हम उसमें क्रोमियम व निकेल, इन दोनों को गलित अवस्था में ला करके उसके अंदर विलीन करेंगे, तब आपको क्या प्राप्त होगा? स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगा। तो मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, इसके बाद में दूसरे तत्वों को उसमें निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब जाकर के मिश्रातु प्राप्त होती है। यदि कोई धातु पारद है, आपने पारा नाम जरूर सुना होगा, पारा एक धातु है। अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जिस मशीन से अपना बीपी चेक करता है, तो उसमें एक मशीन जो होती है उसके अंदर कुछ आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगा। जब वो उसको दबाता है, वो पंप करने के जो उसका हाथ में कुछ होता है, वो उसको जब दबाया जाता है तो उसमें पारा ऊपर की ओर गति करता है, तो वो जो धातु होती है वो पारा होती है। याद रखिएगा, यदि कोई धातु पारद है, यदि आपके पास में कोई धातु पारद है, तो यदि पारा धातु का आप मिश्रातु बनाना चाहेंगे, पारा धातु का मिश्रातु अगर आप बनाना चाहें, तो इसका जो मिश्रातु बनेगा उसको हम अमलगम कहेंगे। यानी पारा के मिश्रातु को क्या कहा जाएगा? अमलगम कहा जाएगा। साथ ही शुद्ध धातु की अपेक्षा, देखिए जब धातु अपने शुद्ध रूप में है, उसकी अपेक्षा जब मिश्रातु बन करके तैयार होता है, शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्रातु जब बनकर के तैयार होता है, तो उसकी विद्युत चालकता एवं गलनांक ये दोनों ही कम होते हैं। विद्युत चालकता अर्थात उसके अंदर अपने अंदर होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, और उसका गलनांक अर्थात वो जल्दी पिघल जाती है। तो शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्रातु की चालकता और गलनांक ये दोनों ही कम होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मिश्रातुओं के उदाहरण दे रखे। इसके बाद में हम कुछ मिश्रातुओं की बात करते हैं। तो मिश्रातुओं में देखिए तांबा और जस्ता, यदि तांबे और जस्ते को मिलाया जाए, तो तांबे और जस्ते को मिला देने के परिणाम स्वरूप जो मिश्र धातु प्राप्त होगी उसका नाम होगा पीतल। तो पीतल जो है वो तांबे और जस्ते की मिश्र धातु होती है। ऐसे तांबे और टिन को यदि मिलाया जाए, इन दोनों यदि धातुओं का मिश्रण करवाया जाए, तो आपको कांसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो तांबे और टिन की मिश्र धातु का नाम क्या होता है? कांसा। याद रखिएगा, कांसा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। आपके घरों में उपयोग में आने वाले बिजली के तार वो विद्युत के सुचालक होते हैं, और वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं। और तांबा विद्युत का सुचालक है और ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है। लेकिन तांबे और टिन इन दोनों का यदि मिश्रण कर दिया जाए तो कांसा प्राप्त होता है, जो कि विद्युत का कुचालक होता है। तो इस प्रकार जब दो धातुओं को मिश्रित किया करके मिश्र धातु बनाई जाती है, तो उसके गुणों में परिवर्तन आता है, वो अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न हो सकती है। याद रखिएगा, तो कांसा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। सीसे और टिन यदि इन दोनों धातुओं को मिलाया जाए तो प्राप्त होता है सोल्डर। सोल्डर एक मिश्र धातु है। याद रखिएगा, इसका गलनांक बड़ा कम होता, मतलब कम होता है, इसका गलनांक कम होता है। विद्युत तारों की, ये जो विद्युत तार होते हैं, करंट वाले तार जिनके अंदर होकर के धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत तारों की आपस में वेल्डिंग करने के लिए सोल्डर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है और ये आसानी से पिघल जाती हैं। तो इस प्रकार ये पाठ आज अपने यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ के अंदर हमने धातु एवं अधातुएं पूरी तरीके से समझी हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से आपकी 10वीं क्लास की जो तैयारी है उसको और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप इस चैनल को, इस वीडियो को, इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ये सब आप करें। धन्यवाद।